हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों आप लोग। तो बच्चों, जो जेई मेंस के पेपर सॉल्यूशंस हैं वो अपन कर रहे हैं इस चैनल पे। तो 23 जनवरी 2026 में जो मॉर्निंग शिफ्ट थी उसका पेपर अपन और सॉल्व कर लेते हैं। ऑलरेडी जो 21 और 22 जनवरी 2026 के पेपर थे मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के, दोनों इस चैनल पे आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे, तो आप उनको देख सकते हैं। आइए, ये जो 23 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था, इसके क्वेश्चंस आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। अपन इसको और सॉल्व कर लेते हैं। पढ़िए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। पहले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि अ 20 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म कॉपर वायर हेल्ड हॉरिजॉन्टल। एक 20 मीटर का लॉन्ग यूनिफॉर्म कॉपर वायर है जो हॉरिजॉन्टली हेल्ड किया गया है। तो ये एक कॉपर वायर है जिसको हॉरिजॉन्टली हेल्ड कर दिया गया है। इट इज अलाउड टू फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंडर फॉल करता है ये, मतलब इनिशियल स्पीड इसकी कितनी मान लो आप, 0 मान लो। थ्रू अ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है 0.5 गॉस का, परपेंडिकुलर टू द वायर। तो वायर के परपेंडिकुलर है, वायर हॉरिजॉन्टल है तो इसके परपेंडिकुलर या तो अंदर की तरफ या तो बाहर की तरफ। चलिए, हमने क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड मान लिया है और वो 0.5 गॉस का दिया हुआ है, ठीक है ना। द इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको बताना है व्हेन इट ट्रेवल्स अ वर्टिकल डिस्टेंस। जब ये नीचे गिर जाएगा, कितना नीचे गिर जाएगा, ये 200 मीटर नीचे गिर जाएगा, तब आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है, वो भी मिली वोल्ट में बताना है, ठीक है बच्चों। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला BLV होता था। मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला होता था BLV के बराबर, ठीक है ना। और ये मोशनल ईएमएफ जो BLV होता है, इसमें याद होना चाहिए आपको, ये BL और V तीनों चीजें आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। वो सिखाने के लिए यहाँ पे तीनों की डायरेक्शन बताइए आप मेरे को। जैसे B इनवर्ट्स आउटवर्ड्स, मतलब Z एक्सिस के अलोंग आएगा। ये B किधर आ रहा है, Z एक्सिस के अलोंग आ रहा है। इसको जब छोड़ेंगे अपन, ये नीचे गिरेगा। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम वाई डायरेक्शन मानते थे बच्चों। ये बोर्ड के प्लेन की बात कर रहा हूं मैं। बोर्ड में ये वाली डायरेक्शन जो है ये वाई डायरेक्शन हो जाती है, ये राइट और लेफ्ट एक्स हो जाती है और अंदर और बाहर जेड हो जाती है। और लेंथ, लेंथ कौन सी डायरेक्शन में हो रही होगी, लेंथ हो रही होगी शायद एक्स डायरेक्शन में। तो आपको एक्स वाई और जेड तीनों परपेंडिकुलर दिख रहे हैं। फिर बोल रहा हूं मैं, ये मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में, ये लेंथ एक्स डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में। क्योंकि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, इसलिए यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ का कुछ ना कुछ आंसर आएगा। अदरवाइज 0 हो सकता था, लेकिन 0 तो यहाँ पे वैसे भी ऑप्शन ही नहीं था, और 0 ऑप्शन नहीं है तो फिर हमें वैसे भी सोचना नहीं चाहिए था ज़्यादा। एग्जाम में टाइम कम रह जाता है, हम BLV से सॉल्व कर सकते थे। तो बाकी कुछ है नहीं इसमें, बताओ सॉल्व कर लो। इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.5। बच्चों गॉस है, गॉस को 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर देना ताकि वो SI स्टैंडर्ड टेस्ला में बदल जाए। तो ये तो B आ गया। लेंथ L कितनी दे रखी है, 20 मीटर। तो लेंथ 20 मीटर। बच्चों वेलोसिटी चाहिए। अब ये ग्रेविटी में अगर गिर रही होगी तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो रहा होगा, G के बराबर हो रहा होगा एक्सेलरेशन। तो अगर मैं थर्ड इक्वेशन लगाता हूं v² - u² = 2as, तो इनिशियल स्पीड 0 हो जाती और v की वैल्यू √2, a की जगह g और s की जगह s। तो हम फाइनल स्पीड √2gs लिख सकते थे। तो फाइनल स्पीड हमने √2g और s लिख दी, जहां पे s की वैल्यू हमें कितनी रखनी पड़ेगी, 200 मीटर रखनी पड़ेगी। बोलो बच्चों कितना आ रहा है, 0.5 मतलब 1/2 इंटू 10⁻⁴ इंटू 20 इंटू √2, g की वैल्यू 10 और s की वैल्यू 200। बताइए, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 10⁻³ 10⁻³ और ये 2 इंटू 10 20 और 20 और √10। तो ये मेरे ख्याल से 20√10 मिली वोल्ट। तो 20√10 मिली वोल्ट यानी कि सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों, जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं अच्छे से इन्हें देखते चलिए, सॉल्व करते चलिए। जेई मेंस के क्वेश्चन है, आप इनको सॉल्व करते हैं तो पूरी फिजिक्स आपको बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। बोलिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा हुआ है वायर ऑफ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस लैम्डा ओम पर मीटर। तो रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है लैम्डा ओम पर मीटर, मतलब 1 ओम का रेजिस्टेंस, 1 मीटर का रेजिस्टेंस, 1 मीटर का रेजिस्टेंस लैम्डा ओम दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। तो इट इज बेंट टू फॉर्म सर्कल ऑफ रेडियस r, रेडियस r का सर्कल बना दिया गया है। अनदर पीस ऑफ वायर ऑफ लेंथ 2r इज कनेक्टेड। a और b के बीच में 2r और कनेक्टेड है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस a और b के बीच में चाहिए, a और b के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। बच्चों ये बताइए, अगर 1 मीटर का रेजिस्टेंस लैम्डा है तो 10 मीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा। 1 मीटर का रेजिस्टेंस लैम्डा है तो 10 मीटर का रेजिस्टेंस 10 लैम्डा हो जाएगा।
तो जो भी लेंथ आपको मिले उस लेंथ को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। 1 मीटर का लैम्डा तो 2 मीटर का 2 लैम्डा, 3 मीटर का 3 लैम्डा, 1 मीटर का अगर मेरे पास है रेजिस्टेंस तो 2r मीटर का, मान लो लेंथ 2r मीटर दे दूं मैं, तो 2r मीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r इंटू लैम्डा हो जाएगा। तो मतलब अगर लेंथ है तुम्हारे पास तो तुम रेजिस्टेंस निकाल लोगे। हमें ये सब दिया हुआ है। बताइए ये जो पार्ट है ए और बी में 3 वायर्स दिख रहे हैं मेरे को। ये रहा पहला वायर ए और बी का। बताओ इस वायर की लेंथ कितनी होगी। लेंथ बच्चों सरकमफेरेंस का 1/4 है। ये सरकमफेरेंस कितनी होती थी, 2πr/4। ये इसकी लेंथ है। बच्चों 1 मीटर का रेजिस्टेंस लैम्डा है, तो इतनी लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। ठीक है, मेरे को एक दूसरा वायर भी दिख रहा है। ये रहा एक दूसरा वायर ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में 3 वायर्स दिख रहे हैं मेरे को। पहला ये येलो वाला वायर भी ए और बी के बीच में है। ये ग्रीन वाला वायर, ग्रीन वाले वायर की लेंथ कितनी होगी, ये आर और ये भी आर, यानी 2r। बताओ 2r का रेजिस्टेंस कितना आएगा। 2r का रेजिस्टेंस, 1 मीटर का रेजिस्टेंस लैम्डा है, तो 2r का रेजिस्टेंस कितना होगा, 2r लैम्डा हो जाएगा। और मेरे को इसमें एक तीसरा वायर भी दिख रहा है ए और बी के बीच में। ये ब्लू वाला वायर जो मैंने बनाया, ये 3 वायर्स ए और बी के बीच में अटैच्ड है, दिख रहा है थर्ड वायर। ये थर्ड वायर कितनी लेंथ का होगा बच्चों, टोटल सरकमफेरेंस का 3/4 दिख रहा है। टोटल सरकमफेरेंस का 3/4 दिख रहा है। टोटल सरकमफेरेंस 2πr, उसका 3/4 ये लेंथ आ जाएगी। और अच्छे से लिख देता हूं, 3/4 ऑफ टोटल सरकमफेरेंस। ठीक है, 3/4 ऑफ टोटल सरकमफेरेंस, ये लेंथ आई है। 1 मीटर का रेजिस्टेंस लैम्डा है, तो इतनी लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। बच्चों 3 रेजिस्टेंसेस आपको दिख रहे होंगे। एक आपको येलो वायर में रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, एक ग्रीन वायर का रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, एक ब्लू वायर का रेजिस्टेंस दिख रहा होगा। और ये तीनों जो दिख रहे हैं आपको वायर, ये किन पॉइंट्स के बीच में हैं, ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में ये तीनों वायर है, मतलब तीनों पैरेलल हैं। तो तीनों पैरेलल हैं, तो तीनों को ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास। जैसे कि अब इसमें कोई कॉमन टर्म, जैसे मैं क्या करता हूं, लैम्डा 2r को x मान लेता हूं। ये टर्म बार बार लिखी हुई आ रही है। तो लैम्डा 2 और r, लैम्डा 2 और r, इसको x मान लिया, तो येलो वायर का रेजिस्टेंस हो गया πx/4। ठीक है, ग्रीन वायर का रेजिस्टेंस लैम्डा 2r को x मान लिया, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, x। और लैम्डा 2 और r को x मान लिया, तो 3πx/4। बच्चों ये सारे रेजिस्टेंसेस मेरे पास आ गए हैं। बताइए 1/r का आंसर कितना आएगा, 1/r1 πx/4। ये मैंने 1/r1 लिख दिया, तो इसको नीचे लिखा है तो πx/4। और 1/r2, r2 मतलब x आ गया। और 1 ये रेजिस्टेंस कितना आएगा, 3πx/4। बस यही अपने पास रेजिस्टेंस आया हुआ है। बोलो इन सब में अगर मैं एलसीएम ले लूं 3πx, मैंने एलसीएम ही कितना ले लिया, 3πx, तो ये तो ऊपर 12 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। यहाँ पे 3πx लिया है तो ये 3π हो जाएगा, और ये 3πx है तो ये 4 हो जाएगा। तो बच्चों आंसर कितना आ गया यहाँ पे, 16 + 3π/3πx। तो यहां से ये 1/r की वैल्यू है, तो r की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, r की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल कर लूं, 3πx/16 + 3π। और x की जगह लैम्डा इंटू 2r लिख देना। x की जगह क्या लिख देना, लैम्डा इंटू 2r। x की जगह लैम्डा इंटू 2r लिखोगे तो 3 × 2 6π लैम्डा r अपॉन 16 + 3π, 6π लैम्डा r। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, 6π लैम्डा r अपॉन 3π + 16। बच्चों फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं ये सब, लेकिन आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपन थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे आ चुके हैं। इन स्क्रू गेज, बच्चों स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के क्वेश्चंस आते रहते हैं, इनको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेना। पढ़िए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ है कि इन स्क्रू गेज 0 ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज 3 डिवीजन अबव द हॉरिजॉन्टल पिच। बच्चों ये एक हॉरिजॉन्टल पिच होती है। हॉरिजॉन्टल पिच की जो रेफरेंस लाइन होती है, इसके ऊपर है 0। तो हमने आपको सिखा रखा है जब भी 0 + y में शिफ्ट हो जाएगा तो -0 एरर आएगी। -0 एरर कितनी आती है, -0 एरर का फॉर्मूला कितना होता है। अब 0 एरर हमेशा साइन के साथ, तो माइनस, और थर्ड डिवीजन कौन साइड कर रहा है, तो 3 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट।
और लीस्ट काउंट की वैल्यू आप लास्ट में देखो, एज्यूम लीस्ट काउंट एज 0.01 मिलीमीटर, तो -3 इंटू 0.01 मिलीमीटर, ये मेरे पास -0 एरर आ चुकी है। ठीक है, आगे पढ़ो। यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट थिकनेस ऑफ शीट इज मेजर्ड, मेजर कर रहे हैं थिकनेस ऑफ शीट। पिच स्केल रीड्स 1 मिलीमीटर, पिच स्केल मतलब मेन स्केल की रीडिंग। तो रीडिंग का फॉर्मूला होता क्या है स्क्रू गेज में? रीडिंग का फॉर्मूला होता है मेन स्केल की रीडिंग प्लस कोइंसाइडिंग डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट माइनस 0 एरर विद साइन, 0 एरर विद साइन। ये फॉर्मूला होता है बच्चों रीडिंग का। ये रीडिंग का फॉर्मूला होता है वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, सब में ही। तो मेन स्केल की रीडिंग, पिच स्केल मतलब जो मेन स्केल है उसकी रीडिंग दे रखी है 1 मिलीमीटर, तो ये तो आ गया 1 मिलीमीटर, प्लस कोइंसाइडिंग डिवीजन, सर्कुलर स्केल का 51 डिवीजन, तो 51 इंटू लीस्ट काउंट कितना है 0.01 मिलीमीटर, और माइनस 0 एरर विद साइन, तो माइनस और 0 एरर भी माइनस में है, तो माइनस और 3 इंटू 0.01 मिलीमीटर। बच्चों ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 मिलीमीटर और 0.51 मिलीमीटर प्लस में, और अगेन प्लस में 0.03 मिलीमीटर, यानी आंसर आना चाहिए 1.54 इन मिलीमीटर, 1.54 इन मिलीमीटर, यानी 28 का आंसर 4th आ जाना चाहिए। ठीक है, कर लेंगे क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, बहुत आसानी से हो जाएंगे ये सब सॉल्व। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, 4th क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं बच्चों। अब एरर का सवाल है, देखो मेजरिंग डिवाइसेस एरर, यूनिट डायमेंशन एरर मेजरमेंट से 3 से 4 सवाल पक्के आएंगे, चाहे नीट की बात करो चाहे जेईई मेंस की बात करो, तो जरूर ये टॉपिक्स कर लेना, यूनिट डायमेंशन एरर मेजरमेंट। ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है। 4 पर्सन मेजर द लेंथ ऑफ रॉड एज, तो लेंथ ऑफ रॉड मेजर कर रखी है उन्होंने, तो रिलेटिव एरर निकालनी है। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है? एरर इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू 100। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है लेंथ में एरर अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ में एरर भी नहीं पता है हमें, ओरिजिनल लेंथ भी नहीं पता है, तो सारी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। क्या क्या मेजरमेंट किया गया है? 4 पर्सन्स ने मेजरमेंट किया है, 20.00 मेजर किया है, और क्या मेजर किया है 19.75 मेजर किया है, और 17.01 मेजर किया है, और 18.25 मेजर किया गया है। ठीक है, चलो इनको ऐड करो, तो इनको ऐड में करता 5 और 5 10 और 1 11, तो 1 आ गया इधर, 7 और 8 9 10 0, और 1 ऊपर 9 और 1 10, 10 और 15 25, 5 और 2, तो 2 और 2 4, 2 6, और 1 ये आ रहा है हमारे पास 75.01। ठीक है, तो ये हमने चारों को ऐड कर लिया। चारों को ऐड इसलिए किया है क्योंकि हम इनिशियल लेंथ निकालना चाहते हैं, तो इसका एवरेज निकाल लेंगे। इसको हमने 4 से डिवाइड कर दिया। बताओ 4 से डिवाइड करने में क्या आएगा ये? 4 से डिवाइड करने में 4 1 जा 4 आ गया, 35 बाकी रहा, तो 4 8 जा 32, 30 बाकी रहा, 4 7 जा 28, और 21 7 5 जा 20, और 2। ठीक है, 18.75, लेकिन डेसिमल के बाद 2 ही नंबर चाहिए, तो यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ वो हम 18.75 मान सकते हैं सेंटीमीटर में। राउंडिंग ऑफ कर दिया, 2 को राउंड करोगे तो वो 5 ही रह जाएगा वो, है ना। चलिए ये अपने पास, क्योंकि ये जो नंबर है 2 ये 5 से कम है, तो ये 5 ही रह जाएगा। राउंडिंग ऑफ कर दिया, ये ओरिजिनल लेंथ है। अब सारे मेजरमेंट में एरर निकालना है, तो एरर कैसे निकालोगे? एरर, सारे एरर्स को मैग्नीट्यूड ऑफ एरर्स निकाल लेना। जैसे डेल्टा L1 पहले मेजरमेंट में कितनी एरर रही होगी 20 में, तो 20.00 माइनस 18.75, ये एरर कितनी आई देखो 1.25 आ जाएगी, है ना। 25 ऐड करोगे तो 19, हाँ 1.25। दूसरी एरर, दूसरे मेजरमेंट में कितनी एरर आ जाएगी 19.75 माइनस 19.75 माइनस जो हमने ओरिजिनल लेंथ इसकी निकाल ली कितनी 18.75।
देखो यहाँ पे तुम्हें इनिशियल लेंथ दे नहीं रखी थी, हो सकता है क्वेश्चन में इनिशियल लेंथ भी दे देता कि ओरिजिनल लेंथ रॉड की क्या है। अभी यहाँ पे उसने रॉड की लेंथ तो दी नहीं हमें, तो हमें रॉड की लेंथ भी निकालनी पड़ी। हमने सारे कैलकुलेशन क्या किया, हमने सारी जो मेजरमेंट था इसका एवरेज निकाल लिया। जो एवरेज लेंथ आई होगी हम बोल देंगे अप्रोक्सीमेटली लेंथ वही रही होगी। अगर ये ओरिजिनल लेंथ है हमारे पास तो फिर पर्टिकुलर जो मेजरमेंट तुमने लिए हैं उन हर पर्टिकुलर मेजरमेंट में क्या क्या एरर आई होगी वो हम इंडिविजुअल एरर्स निकाल रहे हैं। 19.75 और 1.75 तो 1.00 की एरर आई होगी। डेल्टा L3, अब एरर्स, इंडिविजुअल एरर्स उनको हम लास्ट में ऐड ही करने वाले हैं। अभी थर्ड एरर जो आई है 17.01, तो 17.01 और माइनस 18.75 इसका मैग्नीट्यूड ही निकाल रहे हैं हम। तो एरर्स इंडिविजुअली पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन ओवरऑल जब एरर्स को अपन सॉल्व करेंगे तो एरर का जो प्रोपगेशन होता है, एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, उसको ध्यान रखना है। इसलिए आप इंडिविजुअली जो है ना एरर निकालो तो मैग्नीट्यूड ही निकाला करो उसका, ताकि आपको डाउट ना हो। तो 18.75 में से 7.01 माइनस करना है, 18.75 में से 18.75 में से 17.01 माइनस करना है, तो ये 5 आ जाएगा, 5 माइनस 1 मतलब ये 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 और ये 7, तो 1.74, ये आ गया 1.74, ठीक है, तो ये 1.74 वगैरह आ जाएगा। और लास्ट 18.25, तो लास्ट मेजरमेंट में एरर कितनी आ जाएगी 18.25 माइनस 18.75, इसका भी मैग्नीट्यूड अगर हम निकालते तो ये आ जाता कितना 0.50, ठीक है। अब हमें तो एक ही एरर लिखनी पड़ेगी, तो इंडिविजुअल जो एरर्स हैं, एरर में क्या होता है जो भी चीज नहीं पता होती है तुम उसका क्या निकाल लिया करो, एवरेज निकाल लिया करो। जैसे हमें लेंथ नहीं पता थी, हमने लेंथ का एवरेज निकाल लिया। हमें एरर नहीं पता है तो हम एरर का एवरेज निकाल लेंगे। बताइए इन सबको ऐड कर सकते थे, 1.25 प्लस 1 प्लस 1.74 प्लस 0.50 डिवाइड बाई 4, ठीक है, इन सबको ऐड करना है। इन सबको ऐड करना है तो ये कितना हो जाएगा 2.25 और प्लस 0.5 और प्लस 1.74 डिवाइड बाई 4, बोलो कितना आ रहा है इसको ऐड करने पे 2.75 और प्लस 1.74 डिवाइड बाई 4। और इनको अगर मैं और ऐड कर लूं तो 4 5 कितना हो गया, ये 9 आ गया, 4 5 9 7 7 14, 1 उधर आ गया तो 4.49 बाई 4, यानी कितना आ रहा है ये 1.1 1.1 और 28 1.22 आएगा, यानी 1.12, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट्स हैं, तो ये मेरे पास डेल्टा एल आ गया। ये एरर आ गई, मुझसे एरर नहीं पूछी थी, मुझसे पूछी है रिलेटिव एरर। क्या होगी रिलेटिव एरर? रिलेटिव एरर का फॉर्मूला लिखवाया था ना तुम्हें, क्या लिखवाया था रिलेटिव एरर का फॉर्मूला? डेल्टा एल, दूसरे कलर से आपको सॉल्व करके बता देता हूं, डेल्टा एल बाय एल इंटू 100, ये हमारा आंसर है। डेल्टा एल तुमने कितना निकाल लिया 1.12 अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितनी निकाली थी 18.75 इंटू 100, ये हमारा आंसर है। सॉल्व करने पे ये 0.06 आने वाला है, 29 नंबर का ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा सवाल है, नीट जेईई मेंस में ये पहले भी आ चुका है सवाल, मतलब सेम पैटर्न का सवाल। उसने टाइम पीरियड दे रखे थे, आपको याद हो 2025 के जेईई मेंस के सवाल, तो उसमें आपको क्या दे रखे थे, इनफैक्ट नीट में भी सवाल आ चुका है, टाइम पीरियड दिए हुए थे 4-5, उसमें भी सेम कैलकुलेशन करनी थी, तो कर लेना ये सारे सवाल। आओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्या बोल रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्क्वायर लूप, एक स्क्वायर लूप बनाया, लूप मतलब हॉलो होगा, मेड अप ऑफ 4 यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर्स, तो 4 सॉलिड सिलेंडर्स, चलिए ये मैंने 4 सॉलिड सिलेंडर्स बना दिए, इनसे मैंने एक स्क्वायर लूप ये बनाया है। चलिए ये 4 सिलेंडर्स आ गए, हैविंग रेडियस आर, ठीक है, सबकी रेडियस आर माननी है, लेंथ एल लेनी है, ये सब दिया हुआ है ना। अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स, मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स, मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को कैलकुलेट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। बताइए, और टेक द मास ऑफ एंटायर लूप एज एम,
बच्चों सारे लूप का मास m लेना है, मतलब इंडिविजुअली रॉड्स का मास m/4 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 लेना है, ठीक है। अब m/4 बार बार ना लिखने के लिए मैं स्मॉल m बोल देता हूं, आंसर कैपिटल M में आएगा। इंडिविजुअली रॉड्स का मास मैंने कितना मान लिया, स्मॉल m मान लिया। चलो इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमें लिखना था, इस एक्सिस के लिए बताओ, ये वाली जो रॉड होगी, ये वाली रॉड, इस वाली रॉड के लिए ये इसके सेंटर से गुजर रहा है, सेंटर से गुजर रहा है तो ml²/12 ये तो आएगा ही आएगा। और बच्चों ये सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है आपको, है ना, सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर में ये जो एक्सिस आएगी ये इस z एक्सिस के परपेंडिकुलर आ जाएगी, मतलब ये वाली एक्सिस ना डायमीटर हो जाएगी एक्चुअली। और अगर ये एक्सिस डायमीटर हो जाएगी तो डिस्क का डायमीटर के अबाउट mr²/4 होता था, तो mr²/4। और ऐसी दो रॉड्स हैं, ये ऊपर वाली रॉड और ये नीचे वाली रॉड। फिर से समझा देता हूं मैं, ये जो रॉड थी ये रॉड सिलेंडर था, इस तरीके का सिलेंडर, और इस सिलेंडर में इस एक्सिस के अबाउट अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था। तो जो सिलेंडर है उसको हम मानते हैं रॉड और डिस्क का बना हुआ, सॉलिड सिलेंडर को। तो रॉड के तो मिड पॉइंट से निकल गई, इसलिए ml²/12 आ गई। और ये जो डिस्क है, इस डिस्क में ये जो लाइन दिख रही है ये मेरे को डायमीटर दिख रही है, डायमीटर। तो डिस्क के डायमीटर के अबाउट mr²/4 होता था आंसर, इसीलिए हमने ये वाली टर्म लिख दी है, ठीक है। तो वो अच्छे से समझ लेना मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आपके जैसे भी फंडे हों। फिर इसी एक्सिस के अबाउट मेरे को इस रॉड का भी लिखना है, तो I = ICM। अब बताओ ये वाली एक्सिस जो है, ये वाली एक्सिस रॉड के अंदर से ही चली जाएगी, तो रॉड का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। तो इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया केवल डिस्क का mr²/2 होना चाहिए था, वो भी स्मॉल है। तो बताओ इस एक्सिस के अबाउट I लिखना है इस रॉड का, तो I = ICM। ICM की जगह क्या लिखोगे, mr²/2 प्लस md²। डी मतलब ये हाफ डिस्टेंस, ये हाफ डिस्टेंस l/2 का स्क्वायर, l/2 का स्क्वायर ml²/4। और ऐसी भी कितनी रॉड्स हैं, ये वाली रॉड और ये वाली रॉड, ये दो रॉड है। तो इन दोनों रॉड्स को हमने एक साथ लिख दिया है। कर लेंगे सॉल्व। तो अगर फंडे क्लियर हैं तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। बोलिए सॉल्व कीजिए इसे। क्या आ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ से 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये ml²/6 प्लस mr²/2 प्लस mr² प्लस ml²/2 ये टर्म दिख रही है, ठीक है। ये बताओ ये ml²/6 और ml²/2 इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दिया मैंने, ताकि ये भी ml²/6 था, ये भी 3 ml²/6 आ जाए। 3 और 1 4 ml²/6 प्लस ये 1 + 1/2 3/2 mr²। और हमने कैपिटल M/4 को स्मॉल m लिखा था, मतलब स्मॉल m की जगह तुम्हें m/4 लिखना पड़ेगा। स्मॉल m की जगह अगर m/4 लिखते हो, या 4 टाइम्स स्मॉल m की जगह कैपिटल M लिख सकते हो। 4 टाइम्स स्मॉल m की जगह, 4 टाइम्स स्मॉल m की जगह कैपिटल M लिख सकता हूं मैं। 4 टाइम्स स्मॉल m की जगह कैपिटल M लिखता तो ये ml²/6, और यहां पे 3/2 का 3/2 आ जाएगा। बताओ बच्चों स्मॉल m की जगह m/4 लिख दिया मैंने, तो m/4 r²। तो ये यहां से कितना आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास, ml²/6 आ रहा है, ml²/6 प्लस 3/8 mr²। ml²/6 3/8 mr²। फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल दिए हुए हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा रिवाइज हो जाएगा अगर ये क्वेश्चन आप ठीक से सॉल्व कर लेते हैं तो। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपन 6th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 6th क्वेश्चन में बोला हुआ है बच्चों कि अ थिन प्रिज्म विद एंगल 5 डिग्री, ठीक है। तो एक थिन प्रिज्म है जिसका एंगल है 5 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.72 है, is combined with another prism of refractive index 1.9, produces dispersion without deviation। dispersion without deviation, तो without deviation का मतलब है डेविएशन 0 होगा। डेविएशन 0 कैसे होगा, एक प्रिज्म
रखा होगा तुमने दूसरा प्रिज्म रखा होगा, और एक ने जितना भी डेविएशन लाया होगा दूसरे ने उस डेविएशन को खत्म कर दिया होगा। तो मतलब डेविएशन पहले का और डेविएशन दूसरे प्रिज्म का सेम कर लो। एंगल बहुत स्मॉल है 5 डिग्री, तो डेविएशन को तुम n-1 इंटू ए, n-1 इंटू ए, एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बताओ पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.72 माइनस 1, ए उसका 5 है। दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.9 माइनस 1 इंटू ए तुम्हें निकालना है, ये कितना आ जाएगा? 0.72 इंटू 5, और ये 1.9 माइनस 1 कितना होता? 0.9 नीचे आ गया है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा यहां से? a इक्वल्स टू 5 इंटू 72 बाई 90, 5 इंटू 72 बाई 90, तो 9 से ये 10 आ जाएगा और 9 से ये 8 आ जाएगा, यानी a की वैल्यू 4 डिग्री फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ऑडियो वीडियो सब क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाते हैं। बोलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा हुआ है बच्चों? डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस इज दिस, द वैल्यू ऑफ एक्स इज। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। डी ब्रॉगली वेवलेंथ बच्चों लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय एम वी होता था। डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय एम वी होता था। जो यहाँ पे अपने को एम वी मोमेंटम है, मोमेंटम को तुम √2m के भी लिख सकते थे। अगर के को मैं काइनेटिक एनर्जी बोलूं तो ये मतलब लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय पी बोल दिया मैंने, और के इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2m होता था ना, तो मैंने पी को क्या लिख दिया? √2m के लिख दिया, के आ गई उसकी काइनेटिक एनर्जी। और तुम्हें टेम्परेचर दिया हुआ है, तो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी होती थी? इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर वो होती थी 3/2 kT के बराबर होती थी, अगर आपको पता हो तो। एक्चुअली हम केवल 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी अगर देखते, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी, तो वो kT/2 होती थी। और ट्रांसलेशनल, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम सभी गैस की कितनी? 3 ही होती थी। तो यहाँ से एक फॉर्मूला तुम्हें याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना यहाँ पे ये जो एनर्जी है इसको मैं 3/2 kT लिखने वाला हूँ, और लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन √2m 3/2 kT, 2 से 2 कैंसल, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी h अपॉन √3m kT। बच्चों ये फॉर्मूला है किसी भी गैस के लिए, ये नहीं कि मैंने यहाँ पे ये k काइनेटिक एनर्जी थी, तो ये काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के कारण आपने, क्योंकि ऑक्सीजन गैस डायटोमिक गैस थी, तो ऐसा मत बोल देना कि 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 5 इंटू kT/2, नहीं, ये काइनेटिक एनर्जी ना, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को लिखते हो p²/2m तुम, तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हर गैस की 3 होगी, इसलिए ये फॉर्मूला हर गैस के लिए यही आएगा, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन √3m kT, ठीक है। तो लैम्डा का फॉर्मूला h की वैल्यू कितनी दे रखी है? h की वैल्यू आप देखिए, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, मतलब ये जो अपने को कांस्टेंट दिया हुआ प्लैंक कांस्टेंट कितनी है? इसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन √3m, मास कितना दिया हुआ है? 5.31 इंटू 10⁻⁻26। के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10⁻⁻23, और टी टेम्परेचर 27 और 273 तो 300। बच्चों ये लैम्डा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये लैम्डा आप सॉल्व करेंगे, ये लैम्डा आपको दिखने वाला है 26 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। तो ये हमको ये लैम्डा सारी वैल्यूज दी हुई है, लैम्डा सॉल्व करोगे आ जाएगा 26 इंटू 10⁻⁻12। क्वेश्चन ने बोला था लैम्डा आएगा x इंटू 10⁻⁻12, तो x की वैल्यू 26 आ जाएगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बच्चों कैलकुलेशन जरूर कर लेना, और कंसेप्ट तो इसके जो भी बताए जा रहे हैं वो अच्छे से आप सुनते चलिए कि ये आंसर आने चाहिए अपने। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो जरा। 33 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या बोला है 33 नंबर के क्वेश्चन में? 2 पॉइंट चार्जेस 2q, एक चार्ज ये 2q यहाँ पे रखा हुआ है, एंड q ये यहाँ पे रखा हुआ है, एट द सेंटर इज शोन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बच्चों फ्लक्स बताना है। अब आपको पता है क्या, जो कॉर्नर पे जो भी चार्ज रहता है इसका इनसाइड कितना चार्ज आता है? 1/8 चार्ज इनसाइड आता है इसके, ठीक है।
और जो भी फेस के सेंटर पे चार्ज रखा रहता है इसका कितना पार्ट अंदर आ जाता है, हाफ पार्ट क्यूब के अंदर आ जाता है। तो फिर फ्लक्स होता कितना था, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता था। बताओ इस 2q चार्ज का कितना पार्ट अंदर होगा, 1/8, तो 2q/8 एप्सिलॉन नॉट, और प्लस ये q जो है इस q का आधा चार्ज अंदर होगा तो q/2 एप्सिलॉन नॉट। बस बच्चों यही आंसर आ जाएगा। 4 और 2 6q/8 एप्सिलॉन नॉट या 3q/4 एप्सिलॉन नॉट, 3q/4 एप्सिलॉन नॉट, यानी 33 का आंसर थर्ड ये आ जाना चाहिए। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो क्वेश्चन देखते चलिए, सॉल्व करते चलिए। वैसे क्वेश्चन नंबर 33 है, वैसे 8th क्वेश्चन है ये। आ जाते हैं 9th क्वेश्चन पे अपन। बोलिए 9th क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि इन हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम आर रेडबर्ग कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, ठीक है, और अपने को बताना है मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइमन सीरीज इज। तो लाइमन सीरीज के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ आपको बतानी है। मिनिमम होती तो इंफिनिटी से ट्रांजिशन कराते, है ना। तो मैक्सिमम वेवलेंथ है तो लाइमन का ट्रांजिशन मतलब 2 से 1 पे कराना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे फॉर्मूला, 1/λ इक्वल्स टू r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो 1/λ की वैल्यू r 1 माइनस 1/4, यानी 1/λ इक्वल्स टू r 3/4। लैम्डा मैक्सिमम आ जाएगा मेरे पास 4/3r, यानी ये बिल्कुल सही कहा हुआ है। अगर मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए तो ट्रांजिशन 2 से 1 पे कराऊंगा लाइमन के लिए, और मिनिमम चाहिए होता तो इंफिनिटी से 1 पे करा देता। अच्छा, फिर बोला हुआ है बाल्मर सीरीज लाइज इन विजिबल रीजन। बच्चों बिल्कुल सही बात है, आपको कॉपी में लिखवाया जाता है कि बाल्मर सीरीज कहां पे आएगी, विजिबल रीजन में आएगी, बिल्कुल सही है। मिनिमम वेवलेंथ रेडिएशन ऑफ पास्चन, लाइमन बाल्मर पास्चन, मतलब n इक्वल्स टू 3 पे लाना है अपने को, ठीक है ना, 3 पे आना है, और मिनिमम चाहिए तो इंफिनिटी से 3 पे। तो पास्चन में 1/λ, लाइमन 1, बाल्मर 2, पास्चन 3, मतलब n इक्वल्स टू 3 तक आना है। तो n इक्वल्स टू 3 तक आना है। अब मिनिमम है ना तो इंफिनिटी से आ जाओ, तो ये 1/∞ वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, तो 1/λ इक्वल्स टू r/9, और लैम्डा की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 9/r। तो 9/r ए बी और सी, यानी ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि मिनिमम वेवलेंथ लाइमन की वो हम पहले ही निकाल चुके थे। मिनिमम वेवलेंथ लाइमन की हमने तो मैक्सिमम निकाली थी, मिनिमम वेवलेंथ लाइमन की अगर निकालनी थी तो मिनिमम वेवलेंथ लाइमन की कैसे निकालते हैं हम, r और 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर, यानी r की वैल्यू 1/r ही आ जाती मिनिमम में। तो वो गलत ही है, इसने तो 5/4r बोल रखा है, यानी ए बी सी इसके सही आंसर आ जाएंगे। बच्चों बहुत ही आसान से क्वेश्चन, एटॉमिक स्ट्रक्चर आप केमिस्ट्री में, फिजिक्स में हर जगह पढ़ते हैं, तो कुछ भी इसमें डाउट होना नहीं चाहिए अपने को। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वें सवाल पे आ चुके हैं बच्चों। ये 10th क्वेश्चन है। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, जीना डायोड, इन सब के क्वेश्चंस भी आते ही रहते हैं, बड़े अच्छे से इनको समझना चाहिए आपको। बताइए क्या बोला हुआ है, द फॉलोइंग डायग्राम शोज जीना डायोड ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है ना। हाँ, जीना डायोड वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करेगा, वोल्टेज सेम बना के रखेगा। द जीना डायोड इज रेटेड एज 5 वोल्ट। तो ये जीना डायोड वोल्टेज रेगुलेटर है, 5 वोल्ट से ज्यादा वो अपने पैरेलल नहीं मेंटेन कर पाएगा। एंड द डिजायर्ड करंट इन लोड, अब ये लोड रेजिस्टेंस है ना, इसमें करंट कितना है 5 मिली एम्पियर का, यहाँ पे करंट आ रहा है 5 मिली एम्पियर का। अनरेगुलेटेड वोल्टेज 25 वोल्ट का, यहाँ पे अनरेगुलेटेड सोर्स कितने का है, 25 वोल्ट का है, अनरेगुलेटेड सोर्स है 25 वोल्ट का। कंसीडर जीना डायोड कैन विथस्टैंड 4 टाइम्स द लोड करंट, 4 टाइम्स द लोड करंट। बच्चों लोड में करंट अगर 5 आ रहा है तो जीना डायोड में करंट कितना आने को कहा गया है, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स करंट आने को कहा गया है, मतलब कि यहां पे करंट कितना आ रहा होगा, 4 टाइम्स मतलब 20 मिली एम्पियर। यहां पे करंट कितना आ रहा होगा, 20 मिली एम्पियर करंट आ रहा होगा। अब अपने को बताना है आरएस की वैल्यू। अब बताओ ये 20 है और ये 5 है, तो इधर से टोटल करंट कितना आया होगा, 25 मिली एम्पियर, ये टोटल करंट आया होगा, ठीक है। और ये बताओ ये टोटल सोर्स कितने का था, ये टोटल सोर्स आपको कितने का दिया हुआ था, ये टोटल सोर्स 25 वोल्ट का दिया हुआ था। 25 में से जीनर तो केवल 5 वोल्ट ही रेगुलेट कर पाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 वोल्ट होना पड़ेगा। तो बताओ ये जो आर एस है, इस आर एस के लिए V इक्वल टू आई आर लगाऊं, V इक्वल टू आई आर,
इसका V कितना था 20, इसमें करंट कितना है 25 मिली एम्पियर, तो इसका रेजिस्टेंस आ जाना चाहिए हमारे पास, इसका रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाना चाहिए था। बोलो कितना आ जाएगा इसका रेजिस्टेंस, ये 25 नीचे चला जाएगा तो R की वैल्यू आ जाएगी 20/25 और 10 की पावर -3 ऊपर जाके कितना हो जाएगा 10 की पावर 4। तो ये 25 जो है 25 200 को कैंसिल करेगा कितनी बार 8 बार, तो R की वैल्यू आ जाएगी 800 ओम। तो ये जो RS की वैल्यू पूछी है वो आनी चाहिए थी 800 ओम। 800 ओम आपको कोई ऑप्शन दिखेगा नहीं, ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया है जेईई मेंस ने। ड्रॉप करने का मतलब ये है बच्चों कि इसमें सभी बच्चों को आंसर मतलब नंबर दे दिए गए थे, सभी बच्चों को, चाहे अटेम्प्ट हो नहीं हो, क्योंकि कोई भी ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा था। आंसर सही ये 800 ही है, और ऐसा सेम सवाल एनसीईआरटी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं बच्चों। बोलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा हुआ है, पढ़िए स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन है कि द इंडिविजुअल एटम्स इन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल possess a magnetic dipole moment and interact with one another in such a way that they spontaneously align themselves forming domains। बिल्कुल सही बात है बच्चों। ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं इनमें इंडिविजुअल एटम्स के पास क्या होता है, डायपोल होता है। जैसे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते थे ना, एनसीईआरटी पढ़ो, उसमें हमने एटम्स को डॉट से शो किया था। डॉट का मतलब इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जो फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस थे उनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण उनको हम एरो से शो करते थे। एरो मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसके कारण करंट आएगा, करंट के कारण मैग्नेटिक मूवमेंट भी आएगा। तो सही कहा हुआ है कि फेरोमैग्नेटिक में मैग्नेटिक मूवमेंट होता है इंडिविजुअल एटम्स का, वो आपस में ऐसे इंटरेक्ट करता है कि डोमेन्स बना लेता है। तो बिल्कुल सही है, ट्रू कहा हुआ है, ये ट्रू कहा हुआ है। फिर रीजन, इसके रीजन में क्या कहा हुआ है, एट हाई टेम्परेचर द डोमेन स्ट्रक्चर ऑफ फेरोमैग्नेटिक डिसइंटीग्रेट। अब इस रीजन का उस एसर्जन से कुछ लेना देना ही नहीं है, ये तो कोई दूसरी बात कहने लग गया। ये रीजन तो ये कहने लग गया कि जब टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं तो इन जो डोमेन्स होते हैं ना, जैसे ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसमें छोटे छोटे रीजन बन जाते हैं जहां पे सेम डायरेक्शन में अलाइंड जो डायपोल मूवमेंट्स होते हैं इनको डोमेन्स कह देते हैं। अब तुमने इनको एनर्जी दे दी तो ये वाइब्रेट करने लग जाते हैं, वाइब्रेट करने लग जाते हैं तो इनका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट डिसइंटीग्रेट हो जाता है, जो लिखा हुआ है इसने कि नेट मैग्नेटिक मूवमेंट डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और दस मैग्नेटाइजेशन विल डिसअपियर, और मैग्नेटाइजेशन डिसअपियर हो जाता है बहुत हाई टेम्परेचर पे, जिसको क्यूरी टेम्परेचर भी कहते हैं। क्यूरी टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लग जाता है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक दूसरे का दूसरे से मतलब कोई है नहीं, तो बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलिए तो ये 36 क्वेश्चन का आंसर 4th आ जाएगा। आगे चलते हैं 37th क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। 37th क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन पे आते हैं अपन। बोलिए एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी के फ्रॉम पॉइंट ए। तो के काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे, चलो काइनेटिक एनर्जी मैंने शुरुआत में लिख दी 12 mv²। ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी मान ली मैंने, इसकी वेलोसिटी v मान ली मैंने। एट एन एंगल 60 डिग्री द रेशियो ऑफ डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी एंड सी। तो अपने को निकालना है द रेशियो ऑफ डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी एट बी एंड सी। तो बी और सी पे काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, ये रेशियो निकालना है अपने को। बी और सी में काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस, तो बताओ बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है बच्चों, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाती थी, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी v cos 60 मतलब v/2, हाईएस्ट पॉइंट पे केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रह जाती है। और नीचे जब सी पॉइंट पे आएगा तो सी पॉइंट पे तो काइनेटिक एनर्जी जितनी इनिशियल थी उतनी ही रह जाएगी। बताओ सी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी लिख दूं मैं, वही 12 mv², जो इनिशियल थी वही फाइनल थी काइनेटिक एनर्जी, तो है ना, सेम हाइट पे सेम स्पीड। बी पे काइनेटिक एनर्जी कितनी लिखी होगी, 12 mv²/4। ये v²/4 कहां से आ गया, बी पॉइंट पे स्पीड v/2 थी, v/2 का स्क्वायर v²/4, और नीचे k मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 12 mv²। बच्चों ये 12 mv², 12 mv², 12 mv² कैंसिल होने के बाद 1 - 1/4 यानी 3/4, यानी कि 4th इस क्वेश्चन का आंसर हमें दिख रहा है, 4th इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करें उनको देख लें, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करें। जो भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जेईई मेंस के ही हैं, तो सोचें कि हमसे भी ये सवाल होने चाहिए। बढ़े आगे।
चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं हम, जो 38 नंबर का क्वेश्चन है। क्या कहा हुआ है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कहा हुआ है स्मॉल बॉब ए ऑफ मास एम, ये मास एम है, अटैच्ड है मासलेस रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर, ये 1 मीटर लेंथ दे रखी है, एंड केप्ट एट एंगल 60 डिग्री विद वर्टिकल, हाँ यहाँ पे 60 डिग्री पे रख रखा है, यहाँ से a distance 1 meter below the point P and identical B is kept at rest on a smooth horizontal surface that extends to circular track of radius R as shown. If Bob B just manages to complete the circular path R up to Q after being hit elastically, बच्चों इलास्टिक कोलिजन के बाद अगर वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता है तो रेडियस आर तुम्हें बतानी है। तो बताओ इसमें तो एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह बता दो। देखो ये जो है ना, ये 1 मीटर लेंथ है, तो ये यहाँ पे अगर तुम कंपोनेंट बताओ ये वाली हाइट कितनी आएगी? ये आएगी 1 cos 60 आ जाएगी क्या? 1 cos 60, 1 का इधर कंपोनेंट 1 cos 60, 1 cos 60 कितना होता है? cos 60 कितना होता है? हाफ हो जाएगा। ये लेंथ हाफ आ गई तो ये लेंथ भी कितनी आ जाएगी? ये लेंथ भी हाफ आ जाएगी। बच्चों जब भी ये हाइट ना यहाँ से ये कितना नीचे गिरा है, एच की वैल्यू हाफ ही है। बताओ इनिशियल स्पीड 0 है, इनिशियल स्पीड 0 से किसी को ड्रॉप करोगे ना तो उसकी स्पीड √2gh हो जाती है। या तो तुम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, शुरुआत में केवल इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, लास्ट में केवल उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी 0 आ जाएगी। यहाँ से m से m कैंसिल, देखो 2 उधर जाके v की वैल्यू कितनी आ गई? √2gh। बट इतनी बार पढ़ाया जाता है, आपको याद होना चाहिए कि अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पार्टिकल को ड्रॉप कर रहे हैं तो h ड्रॉप होने के बाद उसकी स्पीड √2gh हो जाएगी। तो बताइए ये कितना आ गया? √2g, h की वैल्यू हाफ, यानी v की वैल्यू √g आ जाएगी, v की वैल्यू √g। अब इलास्टिक कोलिजन में ना स्पीड क्या हो जाए, वेलोसिटी क्या हो जाती है? इंटरचेंज हो जाती है। वेलोसिटी इंटरचेंज होने का मतलब क्या होगा? वेलोसिटी इंटरचेंज होने का मतलब ये होगा कि अगर टकराने से ठीक पहले ये मास a था, इस a की वेलोसिटी √g थी, तो टकराने के बाद इसको वेलोसिटी कितनी मिलेगी? √g, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। अगर इसको वेलोसिटी √g मिलेगी तो ये √g वेलोसिटी से आगे चला जाएगा। बताओ ये √g वेलोसिटी से आगे गया और इसने सर्कल कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब यहां पे जो वेलोसिटी थी इसकी √g वो बराबर रही होगी या ज्यादा रही होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू √5gr, क्योंकि लोअर मोस्ट पॉइंट पे क्रिटिकल स्पीड √5gr होती थी। स्क्वायर करोगे तो g मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5gr, g से g कैंसल, और 1/5 ग्रेटर देन इक्वल टू r, या r जो है लेस देन इक्वल टू 1/5, तो 1/5 ऑप्शन सेकंड इसको टिक कर देंगे। बाउंड्री कंडीशन उसने बोल रखा है ना, इट जस्ट कंप्लीट, तो बाउंड्री कंडीशन की बात कर रहा है वो, तो 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। चले आगे, 38 क्वेश्चन हो चुका है बच्चों। सारे जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं जेईई मेंस के, अपन इन्हें बहुत अच्छे से देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए कि ये अपने को आ जाने चाहिए सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाइए बच्चों, बोलिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा हुआ है? 2 small balls of mass m and 2m are attached to both ends of rigid rod of length d। एक रॉड है लेंथ d की, इसके एक एंड पे मास m है, एक एंड पे मास 2m है, नेग्लिजिबल मास है, रॉड का कोई मास मानना नहीं है। इफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम इज l अबाउट एन एक्सिस a पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास से कोई एक्सिस गुजर रही है, सेंटर ऑफ मास से कोई एक्सिस गुजर रही है, सेंटर ऑफ मास से कोई एक्सिस गुजर रही है। ये रहा इसका सेंटर ऑफ मास, दिख नहीं रहा होगा आपको, कलर थोड़ा डार्क हो गया, मैं दूसरी एक्सिस बना देता हूं। मान लीजिए ये रहा इसका सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कितना दिया हुआ है? L दिया हुआ है। तो हमें बताना क्या है? हमें बतानी देन एंगुलर स्पीड ओमेगा बतानी है हमें। चलो ये बताओ, ये सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पे होता है? बच्चों आपको फॉर्मूला याद है कि m से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस आएगी 2md अपॉन m प्लस 2n, और 2m से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कितनी आएगी? md अपॉन m प्लस 2n। फॉर्मूला होता था m से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस चाहिए तो 2m लिखो, 2m इंटू टोटल डिस्टेंस d अपॉन 2m प्लस m।
2m से अगर सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस चाहिए तो m इंटू डी अपॉन m प्लस 2m, कितना आ गया ये मेरे को दिख रहा है 2md अपॉन 3m यानी 2d/3। ये डिस्टेंस 2d/3 है तो ये वाली डिस्टेंस d/3 आ जाएगी। तो ये 2d/3 है, ये d/3 है। ठीक है, चलिए ये बताइए ये डिस्टेंस आ गई तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, I इंटू ओमेगा हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम क्या लिखूंगा मैं, I इंटू ओमेगा। तो इसका इस मास m का कितना आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है 2d/3 का स्क्वायर। ये मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका लिखा है, इस मास m का। बताओ दूसरा मास 2m, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा 2m, और 2m की डिस्टेंस d/3 है तो d/3 का स्क्वायर इंटू ओमेगा, आई ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई ओमेगा आ जाएगी। बताइए L का आंसर कितना आ जाएगा, m इंटू 4d²/9 प्लस 2md²/9 इंटू ओमेगा। ये L आ रहा है, यानी कि L की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 4 और 2 6md²/9 ओमेगा, 6md²/9 ओमेगा। 3 से ये 2 और ये 3, तो यहां से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3l/2md²। 3l/2md², 3l/2md², 39 का आंसर 2 आ जाना चाहिए। 39 का आंसर 2 आ जाएगा। हो जाएगा सवाल। बच्चों क्वेश्चंस देख लो, सब सवाल जेईई मेंस के ही हैं, बहुत अच्छे से सॉल्व कर लो। 23 जनवरी 2026 में जो मॉर्निंग शिफ्ट है उसके पेपर के सॉल्यूशंस चल रहे हैं सारे, है ना। 15वें नंबर के क्वेश्चन पे आ चुके हैं। वैसे सीरियल नंबर इसका 40 हो गया, 25 से चालू हुआ है। बताइए इस क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, सिंपल पेंडुलम ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर परफॉर्म्स 20 ऑसिलेशन इन 10 सेकेंड। द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिक्वायर्ड 40 ऑसिलेशन इन सेम टाइम पीरियड। अब टाइम और लेंथ क्या t इक्वल्स टू 2π√L/g होता है क्या, तो t प्रोपोर्शनल टू √L बोल सकते हो क्या, t प्रोपोर्शनल टू √L। बताओ t1/t2 इक्वल्स टू √L1/L2, यही कर सकते थे अपन। बोलिए t1 पहले का टाइम कितना है 20 ऑसिलेशन 10 सेकंड में, तो एक ऑसिलेशन का टाइम कितना आएगा 10/20 यानी 1/2 सेकेंड। एक ऑसिलेशन का टाइम, तो पहले का टाइम पीरियड कितना है 1/2। ठीक है, तो 20 ऑसिलेशन 10 सेकंड में कर रहा है, तो एक ऑसिलेशन का टाइम कितना आएगा 10/20। दूसरा 40 ऑसिलेशंस कर रहा है सेम टाइम में, मतलब 10 सेकंड में। अगर 40 ऑसिलेशंस 10 सेकंड में करेगा तो एक ऑसिलेशन कितने में करेगा 10/40, यानी इसका टाइम पीरियड कितना लिखना पड़ेगा 1/4 सेकेंड। 1/4 सेकेंड। √L1 पहले की लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर, दूसरे की लेंथ कितनी है वो तुम्हें कैलकुलेट करनी है। 4 ऊपर आ जाएगा तो 4/2 इक्वल्स टू √30/L2। ये 2 से ये 2 आ जाएगा, स्क्वायर कर लो, 4 इक्वल्स टू 30/L2। L2 की वैल्यू आ जाएगी भाई 30/4। 4 7 जा 38, मतलब 4 7 जा 28, और 28 और 20 और बाकी रहेगा तो 4 5 जा 20, 7.5। यानी कि फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर फोर्थ अपने पास आ जाना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, मस्त दिखना चाहिए सब कुछ, आवाज क्लियर आनी चाहिए, हाई क्वालिटी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है आपको, फायदा उठाइए। बताइए क्या बोला हुआ है, इन अ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन टू स्फीयर्स मेड ऑफ सेम मटेरियल विद मास 15 एंड 25 मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो 15 किलोग्राम और 25 किलोग्राम मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन with 10 मीटर पर सेकेंड एंड 30 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक ईच अदर एंड स्टिक्स टुगेदर। बच्चों स्टिक कर जाते हैं टुगेदर, स्टिक मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो गई। राइज इन टेम्परेचर इफ ऑल द हीट प्रोड्यूस्ड रिटेन्ड बाय द स्फीयर। तो राइज इन टेम्परेचर तुम्हें बताना है। अब मेरे को ये बताओ, यहां पे
जो भी लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी का लॉस का तो एक डायरेक्टली फॉर्मूला बताते थे हम आपको, क्या था फॉर्मूला, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। बच्चों सब कुछ साइन के साथ लिख दिया मैंने यहां पे सब कुछ साइन के साथ लिख दिया है। फॉर्मूला होता है लॉस का हाफ m1 m2, m1 15 है, m2 25 है, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। u1 माइनस u2 होता है, u1 माइनस u2 होता था जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाए। अब वेलोसिटी एक की अपोजिट हो तो u1 ही रहा, और u2 को माइनस u2 लिखना पड़ गया तो माइनस 30 आ गया। मतलब ये कितना आएगा यहां से 15 इंटू 25 बाई 2 इंटू 40, और ये 10 प्लस 30 यानी 40 का स्क्वायर, और ब्रैकेट में 1 माइनस ई की वैल्यू 0 है क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। बच्चों ये लॉस हुआ है, ये 40 से एक 40 कैंसिल भी कर सकते हो आप चाहो तो, ये 2 से इधर ये 20 भी आ जाएगा, 15 इंटू 2 300 इंटू 25 आ जाएगा, ये 7500 जूल। इतनी एनर्जी का क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा। और ये एनर्जी क्या कर रही है, टेम्परेचर बढ़ा रही है, तो इसको mc डेल्टा थीटा के बराबर कर देना, और क्या है, यही जो टोटल एनर्जी है 7500, इसको mc डेल्टा थीटा के बराबर कर देना। तो 7500 मास टोटल कितना हो जाएगा, टोटल मास 15 और 25 था ना, 15 और 25 40। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू 31 कैलोरी को 4.2 कर लेना इंटू डेल्टा टी, तो 40 इंटू 31 और इंटू 4.2। यहां से तुम डेल्टा टी निकाल सकते थे, डेल्टा टी ये 7500 अपॉन 4 इंटू 31 इंटू 42, ये 0 और 4.2 कैंसिल हो गया, और यहां से अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपको 1.44 दिख जाएगा, ये 1.44। तो थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बच्चों बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेना चीजें, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि अगर दो बॉडीज भिड़ रही हैं तो उनके भिड़ने के बाद लॉस का फॉर्मूला क्या होता है। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, अगर फॉर्मूला नहीं लगाते हैं तो वो पहले फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, फिर इनिशियल फाइनल का डिफरेंस लेते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला है तो वो लगाए हो आप, ठीक है। चलिए जरा क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। अपने को देखना है कौन सी लिस्ट से कौन सा रिलेशन मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए ये बताइए कि अपने को इसमें कौन सा रिलेशन, एक तो ये मेरे को एम्पियर्स लॉ और मैक्सवेल, ये इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई इन, ये तो एम्पियर्स लॉ है केवल, जो गलत हो गया था फिर मैक्सवेल ने करेक्शन किया तो ये एम्पियर मैक्सवेल लॉ, ये दोनों तो समझ में आ रहे हैं। तो डी तो एम्पियर्स लॉ है, डी है एम्पियर सर्किटल लॉ, तो डी का वन, अरे डी का वन एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है भैया। आपको जो फॉर्मूले बहुत ही अच्छे से याद हो पहले वो देख लो, हो सकता है उनसे याद है। तो डी का वन तो पता ही था हमें, और बी का जो आना चाहिए था वो 3 आना चाहिए था, बी का 3 आ रहा है, सही बात है। ये मेरे को गॉस थ्योरम क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट जैसा लग रहा है। 3 जो है सी का आ जाना चाहिए गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सही बात है। और ये इंड्यूस ईएमएफ फैराडेज लॉ वगैरह दिख जाएगा आपको। इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल मतलब इंड्यूस ईएमएफ, वो बी डॉट डी है, समझ रहे हो। तो वो डी फाइव बाई डी टी लिखा हुआ है, इंड्यूस ईएमएफ डी फाइव बाई डी टी, वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ईएमआई। तो 42 का आंसर फोर्थ आ जाना चाहिए हमारे पास। चलिए आगे, चलिए 43 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। 43 में स्ट्रेन स्ट्रेस प्लॉट दिया गया है हमें, लार्जेस्ट यंग मॉडुलस किसका होगा ये बताना है अपने को। बच्चों यहाँ पे इक्वेशन क्या होगी, पहले तो ये बताओ, जो अपने पास स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस इक्वल टू वाई टाइम्स स्ट्रेन होता है, ठीक है ना। ये तो हमको फॉर्मूला पता है। बताओ इस इक्वेशन से y इक्वल टू एम एक्स, ये इस लाइंस की इक्वेशन आ जाएगी। y क्या है, स्ट्रेन, स्लोप, और x की जगह क्या दिया हुआ है, स्ट्रेस। तो यहां से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्ट्रेन बाय स्ट्रेस, और स्ट्रेन बाय स्ट्रेस क्या इसको 1 बाय वाई लिख सकते हैं।
तो इस ग्राफ का स्लोप यंग मॉडुलस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जिसका स्लोप जितना कम होगा उसका यंग मॉडुलस उतना ज्यादा होगा। स्लोप सबसे कम सी का है तो सी का यंग मॉडुलस सबसे ज्यादा हो जाएगा, सी का यंग मॉडुलस सबसे ज्यादा हो जाएगा, यानी सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए हमारे पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाते हैं हम, जो कि क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है। क्या बोला गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 44 में? देखिए बोला गया है कि 2 ब्लॉक्स ऑफ मास 100 ग्राम एंड 200 ग्राम आर अटैच्ड, 100 ग्राम 200 ग्राम अटैच्ड है ए और बी से। द एनर्जी स्टोर्ड इन ए, अब ए में एनर्जी स्टोर्ड जो है वो आपको दी गई है कितनी? ई के बराबर एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है ना। क्या एनर्जी को आप हाफ के एक्स स्क्वायर लिख सकते थे? हाफ के एक्स स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते थे। और एफ की वैल्यू के एक्स होती थी। तो मैं यहां से क्या करना चाहता हूं ना, एक्चुअली एक्स हटाना चाहता हूं। एक्स की जगह तुम एफ बाई के लिखोगे तो के बाय 2 और एफ स्क्वायर बाय के स्क्वायर आ जाएगा। तो एनर्जी का एक फॉर्मूला और होता था एफ स्क्वायर बाय 2 के, नहीं याद हो तो मैंने यहां पे डिराइव भी कर दिया। मैं इस फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। तो बताओ एनर्जी ए की ई दे रखी है, वो कितना आएगा? एफ स्क्वायर बाय 2k के बराबर। फोर्स मतलब एम जी। अच्छा, इस मास को अगर मैं m मान लूं तो दूसरे वाले का मास 2m लिखना पड़ेगा, क्योंकि 100 ग्राम है, ये 200 ग्राम है। तो इसको मैंने क्या लिख दिया? mg का स्क्वायर अपॉन 2ka। ये एनर्जी किसकी आ गई है? ए की। बताओ एनर्जी बी की पूछी है तुमसे, एनर्जी बी की कितनी आएगी? एनर्जी बी की भाई एफ स्क्वायर बाय 2k, फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। एफ स्क्वायर मतलब इसका mg, इसका m कितना है? 2m, तो 2mg का होल स्क्वायर अपॉन 2kb, अपॉन 2kb। बताइए यहां पे ये 2 का स्क्वायर 4 और mg का स्क्वायर नीचे 2 और kb। kb की जगह क्या लिख सकते हो तुम? यहां से kb की जगह 4ka बाय 3, 4ka और बाय 3, 3 ऊपर आ गया बच्चों, 3 ऊपर आ गया। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 3 और mg का स्क्वायर बाय 2ka लिखा हुआ है। ये एनर्जी बी की आ गई है। बताओ ए की एनर्जी कितनी थी? ए की एनर्जी थी mg का स्क्वायर बाय 2ka। mg का स्क्वायर बाय 2ka वो ए की एनर्जी है जिसको ई बोल रखा है। तो बी की एनर्जी क्या 3e आ जानी चाहिए? 3e इसका आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे को, मतलब क्वेश्चन पढ़ के मेरे को ये समझ में आया यहाँ पे एक्सटेंशन दिया नहीं हुआ था। यहाँ पे एक्सटेंशन या कंप्रेशन दिया हुआ नहीं था बेटा। जब एक्सटेंशन और कंप्रेशन नहीं दिया हुआ है तो मैं ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं लगाना चाहता था जिसमें एक्स आता है, और जिसमें एक्स नहीं आता था मैंने वो फॉर्मूला इस्तेमाल किया। एफ स्क्वायर बाय 2k सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। चले आगे, चलिए नेक्स्ट 45 क्वेश्चन पे आ गए हैं अपन। ये 45 नंबर का क्वेश्चन बच्चों, इसका मतलब है ये वो सवाल है जो लास्ट मल्टीपल चॉइस सिंगल चॉइस का क्वेश्चन आएगा, इसके बाद इंटीग्रल इंटीजर टाइप क्वेश्चन आने लग जाएंगे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में भी बताओ क्या कहा हुआ है। इस क्वेश्चन में कहा हुआ है कंसीडर लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी सेपरेटेड बाय प्लेन इंटरफेस। तो प्लेन इंटरफेस है और ए से बी में लाइट आ रही है। इफ द लाइट अंडरगोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ड्यूरिंग इट्स ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए एंड बी आर दिस एंड दिस, द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। ठीक है बच्चों, ये बताओ ए से बी पे लाइट आ रही है, ये ए से आ रही है और बी पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। तो एन ए साइन मैंने मान लिया ये थीटा सी है, थीटा सी बराबर एन बी, और फिर ग्रेजिंग इंसिडेंसी हो जाएगा। तो साइन थीटा सी का आंसर कितना आ जाएगा? एन बी बाय एन ए, एन बी बाय एन ए। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एन बी, तो बी में वेलोसिटी कितनी है? 2.7। तो बी में वेलोसिटी है 2.7, तो यहां पे मैं क्या लिखने वाला हूं? 2.7 इंटू 10 की पावर 8, यहां पे 2.4 इंटू 10 की पावर 8। वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेलोसिटी इन मीडियम वो वैक्यूम की वेलोसिटी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। वेलोसिटी इन मीडियम सी बाय म्यू नहीं हो जाती थी क्या? तो ये वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऊपर एन बी था तो बी वाली वेलोसिटी नीचे, और ए था तो ए वाली वेलोसिटी ऊपर। और एग्जाम में ज्ञान नहीं लगाने का,
साइन की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो ऊपर छोटी वेलोसिटी नीचे बड़ी वेलोसिटी लिख देना आप, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा तो साइन थीटा सी आ जाएगा। साइन थीटा सी कितना आ गया 24/27, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27। साइन थीटा सी 8, साइन थीटा सी 8/9, साइन में 8/9 था। अब ट्राइंगल बना लो क्योंकि आंसर तो दिखा नहीं, तो ये थीटा सी है, ये 8 और ये 9, ये 8 हो जाएगा, वो 9 हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, √81 - 64 यानी √17। क्या यहां से तुम टेन थीटा सी की वैल्यू 8/√17 बोल सकते थे क्या? साइन थीटा सी की वैल्यू 8/√17 बोल सकते थे क्या? यानी टेन इनवर्स 8/√17। तो ये हमारे पास हो जाएंगे बच्चों ये सारे 20 क्वेश्चंस जो जेईई मेंस के आए थे, जिसमें कोई भी आपको मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि ऑप्शंस दिए हुए थे, कंसेप्ट वाइज भी वो हमने सॉल्व कर लिए। फिर इसमें अगले 5 सवाल कौन से आते थे जेईई मेंस में? लास्ट 5 क्वेश्चन कौन से आते हैं? इंटीजर टाइप्स, जिसमें ऑप्शंस आपको दिए नहीं जाते, तो आपको सॉल्व करना पड़ता है खुद से, ठीक है। चलो उनको भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो इस 46 नंबर के इंटीजर टाइप क्वेश्चन में बच्चों देखो क्या कहा हुआ है कि इफ टू सेपरेट यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप्स and 2 monochromatic light sources of different wavelength are used to get fringes of equal width। फ्रिंज की विथ सेम है, मतलब β1 β2 सेम दिया हुआ है, λ1 d1/d1, λ2 d2/d2 ये सब सेम दिया हुआ है क्योंकि बीटा सेम करने को बोला है। रेशियो ऑफ स्लिट सेपरेशंस एंड दैट ऑफ वेवलेंथ 2:1 1:2 दिया हुआ है। द कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन d1 d2 बताओ। यहाँ से d1/d2 कितना आ जाएगा? तो d1/d2 आ जाएगा λ2/λ1, d1/d2 λ2/λ1 और इंटू d1/d2। अब क्या बोल रखा है इसने? दैट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ की तो 1/2 दे रखी थी रेशियो, वेवलेंथ की रेशियो 1/2 दे रखी थी, तो λ1 1/2 और d1/d2 वो 2/1 यानी 4:1, यानी कि d1/d2 कितना आ जाएगा 4, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटीजर टाइप क्वेश्चन में पहला सवाल हो चुका है। दूसरा सवाल 22nd क्वेश्चन या सीरियलाइज 47 बोला हुआ इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ईएम वेव इन फ्री स्पेस इज दिस, द एवरेज पावर। ये एवरेज पावर दी हुई है बच्चों, इसकी यूनिट भी देख लेना। एवरेज पावर दी हुई है वॉट पर मीटर स्क्वायर, मतलब पावर पर यूनिट एरिया, ऐसा कुछ दिया हुआ है। आप ये बताओ, पावर को मैं E/T लिख सकता था, पावर को मैं E/T लिख सकता था, इसको एरिया से मल्टीप्लाई और एरिया से डिवाइड भी कर दिया मैंने। और ये जब A को मैं इसके डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो P/A ये E/AT बन जाएगा। E/AT एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, जिसको इंटेंसिटी कहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी तुम्हें याद होगी 12ε0 E² × C। ये है एवरेज पावर। एवरेज पावर पढ़ा हमने, उसकी यूनिट देख ली। अगर कुछ कंफ्यूजन था तो वॉट पर मीटर स्क्वायर, मतलब जो भी पावर है यूनिट एरिया में P/A उसकी वैल्यू हमें निकालनी थी। पावर का फॉर्मूला लिखा हमने, एनर्जी अपॉन टाइम, एरिया से मल्टीप्लाई, एरिया से डिवाइड कर लिया, एरिया को डिवीजन में ले गए, पावर अपॉन एरिया वो बन गया E/AT। E/AT को I कह दिया हमने और 12ε0 E² × C, ये आंसर आ गया इंटेंसिटी या फिर एवरेज पावर का। तो पावर एवरेज का फॉर्मूला आ गया 12ε0 E² 1/√μ0ε0। जो C वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, ये C वेलोसिटी ऑफ लाइट है। वेलोसिटी ऑफ लाइट का फॉर्मूला तुम्हें पता होगा 1/√μ0ε0। ये लिख दिया मैंने। ये लिखने के बाद बताओ क्या दिख रहा है यहाँ पे? हाफ, ये ε0 ऊपर है और ε0 इधर है, तो √ε0/μ0 इंटू E², √ε0μ0, यानी ये कितना आ गया हाफ। देखो ये वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी है √μ0ε0 377 आता है। इसको मैं नीचे ले जाता तो नीचे ये 377 लिख सकता हूं मैं, क्योंकि ये √ε0 को मैं नीचे ले गया। और E0 का स्क्वायर होता है, E0 का स्क्वायर मतलब पीक इलेक्ट्रिक फील्ड, वो √377 का स्क्वायर करूंगा तो 377 ही आ जाएगा ऊपर, यानी 1/2 आंसर आ गया। ये 1/2 को अगर 1/α बोलोगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। इंटीजर टाइप क्वेश्चन में 47 क्वेश्चन का आंसर 2 आ जाना चाहिए अपने पास, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन क्या कहा हुआ है बच्चों? स्पेस बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज नाउ फिल्ड विद 3 डाइलेक्ट्रिक्स। 3 डाइलेक्ट्रिक्स हैं। ये क्वेश्चन को ऐसे बना देता हूं मैं और समझाने के लिए। 3 डाइलेक्ट्रिक्स आपको दिए गए हैं। ये 3 डाइलेक्ट्रिक्स, K1 ये 2 है, ये K2 ये 3 है और K3 ये 5 है। ठीक है। इफ न्यू कैपेसिटेंस इज NC/3, तो N की वैल्यू बतानी है अपने को। पहले कैपेसिटेंस C था विदाउट एनी डाइलेक्ट्रिक, तो C का फॉर्मूला था ε0 A/d। अब मीडियम आने के बाद डाइलेक्ट्रिक जो इफेक्टिव मतलब कैपेसिटेंस होगा क्या होगा वो बताना है। मीडियम आने के बाद हम ना K से मल्टीप्लाई कर देते थे। मान लीजिए एक ही मीडियम होता तो K इंटू C आंसर हो जाता। अब यहाँ पे एक से ज्यादा मीडियम है ना, तो आपको इफेक्टिव K की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये बताओ बच्चों कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम है, तो अगर दो सेम एरिया होते थे तो इनका नेट K का आंसर K1 प्लस K2/2 आता था, मतलब 3 प्लस 5/2 यानी 4। यानी ये क्वेश्चन इसमें बदल गया कि यहां पे एक डाइलेक्ट्रिक है 2 का और यहां पे एक डाइलेक्ट्रिक है 4 का, और अब इनकी हाफ हाफ डिस्टेंसेस भरी हुई हैं। तो दो सेम डिस्टेंसेस में अगर हम डाइलेक्ट्रिक भरते थे तो हमारे पास आंसर आता था डाइलेक्ट्रिक का 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, जो हम एवरेज स्पीड में भी बताते थे। दो सेम टाइम इंटरवल होते, टाइम मतलब एरिया, तो V1 प्लस V2/2, और दो सेम डिस्टेंसेस होती तो 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो कितना आ जाएगा यहां से आंसर? 2K1 कितना है 2, K2 कितना है 4, और नीचे 2 प्लस 4। तो ये यहां से कितना आ जाएगा अपने पास आंसर? 2 जा 4, 4 4 जा 16, और 16 अपॉन 6 आ जाएगा ये 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। इससे फिर मैं कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेता हूं। K1 की वैल्यू 2 दे रखी है, K1 की वैल्यू 2 दे रखी है, K1 की वैल्यू 2, K2 की वैल्यू 3 दे रखी है, और K3 की वैल्यू 5 दे रखी है। 2 3 और 5, ठीक है क्या? इन 3 और 5 के एरिया डिवीजन हुआ 3 और 5 में। जब एरिया डिवीजन होता है तो उसको टाइम डिवीजन मानते हुए K की वैल्यू आ जाती है K1 प्लस K2/2। तो ये K2 और K3 मतलब 3 प्लस 5 8/2 यानी 4 आ गया। तो ये वाला नीचे वाला सारा डाइलेक्ट्रिक कितने का हो गया? ये नीचे वाला डाइलेक्ट्रिक वो 4 का हो गया, और ऊपर वाला डाइलेक्ट्रिक जो है वो 2 का दिया ही हुआ था आपको। तो ये 2 का है 4 का है, इन दोनों में डिस्टेंस का डिवीजन हो गया, और डिस्टेंस का डिवीजन होता है दो सेम, तो 2 K1 2 है, K2 4 है, तो देख लो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 अपॉन 6 ये आ जाएगा। तो अगर ये 16 अपॉन 6 आ गया तो नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? न्यू कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? न्यू कैपेसिटेंस 16/6 इंटू C। 16/6 को तुम क्या लिख सकते थे? 8C/3 लिख सकते थे, 2 से कैंसिल करके। और इसने कैपेसिटेंस बोला था NC/3, तो हमारा कैपेसिटेंस आ रहा है 8C/3, इसने बोला है NC/3, यानी N की वैल्यू 8, 48 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। 24th नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला है 24th नंबर के क्वेश्चन में? यूजिंग अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी AC सोर्स द मैक्सिमम करंट मेजर्ड इन द गिवन सर्किट इज 50 मिली एम्पियर। मैक्सिमम करंट बच्चों रेजोनेंस पे होता है। मैक्सिमम करंट मतलब रेजोनेंस पे होगा। रेजोनेंस पे XL और XC को क्या करना पड़ेगा? बराबर, अगर रेजोनेंस है तो वैल्यू ऑफ L और R दी गई है, कैपेसिटेंस C की वैल्यू पूछी गई है। बोलो बच्चों, XL का फॉर्मूला ओमेगा L होता था, XC का फॉर्मूला 1/ωc होता था। यहां से ये L की वैल्यू आ जाती 1/ω²C, L की वैल्यू, ओमेगा को नीचे ले। C की वैल्यू पूछी थी तुमसे, C की वैल्यू 1/ω²L। ओमेगा कैसे निकालोगे? इक्वेशन दे रखी है 5 sin 100, 5 sin ωt, तो ओमेगा की वैल्यू 100 है यहां पे, तो 1/100 का स्क्वायर, और L 2 दे रखा है, तो ये आ रहा है 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴, क्योंकि 1/2 को क्या लिखेंगे अपन? 0.5, या इसे 5 इंटू 10⁻⁻5 लिख सकते थे, या 50 करना चाहो तो 50 माइक्रो फैरेड
भी लिख सकते हो 50 माइक्रोफैरेड। तो यानी 50 इस इंटीजर टाइप क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, माइक्रोफैरेड में ये 50 माइक्रोफैरेड इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये जो 23 जनवरी था, 23 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में जेईई मेंस का जो पेपर है उसका लास्ट इंटीजर टाइप क्वेश्चन ये और अपन सॉल्व कर लेते हैं। बोलिए क्या कहा हुआ है अपने को। सिंपल पेंडुलम मेड ऑफ मास 10 ग्राम एंड मेटेलिक वायर 10 सेंटीमीटर इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ऑसिलेशन इफ द पेंडुलम इज रिलीज्ड एट एंगल 60 डिग्री। ये बताओ, ये अपने पास वर्टिकल है और 60 डिग्री एंगल पर हमने इसे रेस्ट से रिलीज कर दिया है। मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है अपने को बिटवीन द पॉइंट और सस्पेंशन, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो क्यों रहा है, इन्होंने वायर, अच्छा मटेलिक वायर दिया हुआ है। देखो मटेलिक वायर है ना, ये मटेलिक वायर है, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। तो ये मटेलिक वायर घूम के जब नीचे आएगा ना, तो रोटेशन के कारण घूमने, वायर जब घूमता था तो फ्लक्स कटिंग होती थी। ये वायर जैसे जैसे यहां से घूम के नीचे आएगा तो फ्लक्स कटिंग करेगा। ये उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ होता कितना था, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता था हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, क्योंकि एक एंड फिक्स है दूसरा एंड चलेगा, तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। बी कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, तो मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो ओमेगा की भी मैक्सिमम वैल्यू लिखनी पड़ेगी। ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब ये लोअर मोस्ट पॉइंट पे आएगा, तब वेलोसिटी भी मैक्सिमम हो जाएगी और उसी समय ओमेगा भी मैक्सिमम हो जाएगा। अभी इसी क्वेश्चन में, इसी जो अपन जेईई मेंस के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, एक पॉइंट बताया था, रेस्ट में इनिशियल स्पीड कितनी होगी, इसकी 0 हो गई। मान लो ये लेंथ कितनी होती, एल होती। ये बताओ मेरे को, ये वाला कंपोनेंट तुम एल कॉस 60 निकाल पाते कि नहीं निकाल पाते? बिल्कुल। एल का इधर कंपोनेंट एल कॉस 60 मतलब l/2 आता, और ये l/2 है तो रिमेनिंग भी कितना आ जाएगा, l/2 आ जाएगा। बताओ किसी को रेस्ट से छोड़ते हैं तो h हाइट नीचे आने के बाद उसकी स्पीड √2gh हो जाती थी। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन भी कुछ देर पहले भी बताया था। तो अगर h हाइट से आप किसी भी पार्टिकल को रिलीज कर रहे हो, उस पर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसकी फाइनल स्पीड √2gh ही होगी। अब वो बात अलग है कि यहाँ पे h की वैल्यू कितनी है, √2gl/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितनी आ गई इसके पास वेलोसिटी, √gl। और इसी v को, ये जो वेलोसिटी आई है मेरे पास √gl, v बराबर ओमेगा r, क्या यहां से ओमेगा की वैल्यू √g/l आ जाएगी क्या, √g/l ओमेगा की वैल्यू। तो ओमेगा यहां से कितना आ जाएगा, √g की वैल्यू 10 और लेंथ l कितना दिया हुआ, लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो 10/100। तो अगर 10/100 यहां पे आप देखें तो ये 10 से 10 कैंसिल होकर √100 यानी ओमेगा की वैल्यू 10 आ जाएगी। ओमेगा की वैल्यू 10 रेडियन पर सेकेंड। मैक्सिमम ओमेगा जब ये यहाँ पे है तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, ओमेगा भी मैक्सिमम है। बच्चों यहाँ पे वैल्यू फीड कर दीजिए, हाफ मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला दिया हुआ है, ओमेगा हाफ बी ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 10 और लेंथ 10/100 का स्क्वायर, 10/100 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना बचा 10 और नीचे कितना बचा 100, यानी 0.1 वोल्ट, 0.1 वोल्ट। आंसर मिली वोल्ट में दिया हुआ है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 1000 से डिवाइड भी कर दिया, और ऊपर आ गया 100 मिली वोल्ट। आंसर आ जाएगा इसका 100 मिली वोल्ट। इंटीजर टाइप क्वेश्चन में 100 इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये जो जेईई मेंस 23 जनवरी 2026 में मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर था, इसके सारे सॉल्यूशन आपने इस प्यारे से चैनल पे अपने से प्यारे बाबा सर से सुन लिए हैं। इनको बहुत अच्छे से सॉल्व करो, भविष्य उज्जवल है तुम्हारा। बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर।